हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन समझने से पहले आप एक बार हमारा सब स्टेशन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हमने सब स्टेशन समझाया है और क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन को बताया है। तो आइए देखते हैं इंडोर और आउटडोर सब स्टेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। और हम लोग देखेंगे यदि हम लोग सब स्टेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को साइट किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले इंडोर और आउटडोर स्टेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो आउटडोर सब स्टेशन किसको कहा जाता है, जहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस इंस्टॉल इन ओपन एटमॉस्फेयर, जहां पर इलेक्ट्रिकल एपरेटस को हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रखते हैं, ऐसे सब स्टेशन को ही हम आउटडोर सब स्टेशन कहते हैं। यानी यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा वो एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा। जबकि इंडोर सब स्टेशन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस इंस्टॉल विथ इन द सब स्टेशन बिल्डिंग और शेड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एपरेटस को हम लोग किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी शेड के अंदर रखते हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर का जो हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस या इक्विपमेंट है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस किसी सब स्टेशन के बिल्डिंग या शेड के अंदर इंस्टॉल है। तो ऐसा सब स्टेशन जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस को इंडोर रखा जाता है, यानी हमारा किसी बिल्डिंग या शेड के अंदर रखा जाता है, तो ऐसा सब स्टेशन हमारा इंडोर सब स्टेशन कहलाता है। दूसरा डिफरेंस अंतर क्या है कि आउटडोर सब स्टेशन का जो कैपिटल कॉस्ट होगा, पूंजी लगेगा, पैसा लगेगा, वो कम होगा, कैपिटल कॉस्ट लेस इन आउटडोर सब स्टेशन। जबकि हमारा इंडोर के अंदर कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एपरेटस को हम लोग को किसी बिल्डिंग या शेड के अंदर रखना होगा। तो हमारा एक तो इक्विपमेंट एपरेटस का कॉस्ट और दूसरा हमारा बिल्डिंग या शेड का कॉस्ट, तो ओवरऑल हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंडोर सब स्टेशन का बढ़ जाएगा। तो हमारा कैपिटल कॉस्ट ऑफ इंडोर सब स्टेशन इज मोर देन आउटडोर सब स्टेशन। तीसरा डिफरेंस क्या लिखा गया है, फ्यूचर एक्सटेंशन इज इजी, यानी अगर कोई सब स्टेशन बना हुआ है और इस सब स्टेशन का फ्यूचर भविष्य के अंदर यदि हमारी लोड कैपेसिटी बढ़ गई तो हमको क्या करना होगा, इस सब स्टेशन को बढ़ाना होगा। यानी नंबर ऑफ हमारा ट्रांसफार्मर हो सकता है बढ़ जाए या और हमारा अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बढ़ जाएगा, तो हमको फ्यूचर में क्या करना होगा, इस सब स्टेशन को बढ़ाना है। तो ये आउटडोर के अंदर आसान होता है। तो आउटडोर के अंदर क्या लिखा गया है, फ्यूचर एक्सटेंशन इज इजी, क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्डिंग या शेड नहीं बना हुआ, एटमॉस्फेयर है, मैदान है, खुला हुआ है, तो हम इसको आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जबकि यदि इंडोर की बात करें तो इसको फ्यूचर एक्सटेंशन इज डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारा इंडोर सब स्टेशन के अंदर जो एपरेटस है ये किसी बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है, और अगर हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो हमको उस बिल्डिंग को तोड़ना होगा या हमारे पास शेड को ब्रेक करना होगा। तो उस स्थिति में हमारा ये इजी काम नहीं है। तो हमारा जो एक्सटेंशन का काम है वो इनडोर के अंदर डिफ़िकल्ट होता है, जबकि आउटडोर के अंदर फ्यूचर एक्सटेंशन आसान होता है, ईजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया लाइटनिंग इफेक्ट। ये लाइटनिंग क्या है, जिसको हम बिजली या तड़ित कहते हैं, यानी हमारा बिजली के कारण बिजली का जो प्रभाव होगा वो हमारा आउटडोर के अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर है। यहाँ पर कोई हमारा शेड प्रोवाइड नहीं किया गया है या कोई बिल्डिंग नहीं है, ये ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर लाइटनिंग का इफेक्ट ज़्यादा होगा। और लाइटनिंग इफेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एपरेटस हमारा फेलवर हो सकता है, वोल्टेज लेवल हाई हो सकती है, सर्ज वोल्टेज हो सकता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एपरेटस के फेलवर होने की पॉसिबिलिटी आउटडोर सब स्टेशन के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। जबकि इनडोर सब स्टेशन के अंदर लाइटनिंग इफेक्ट लेस है, कम है, क्योंकि इनडोर सब स्टेशन के अंदर हमारा एपरेटस किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी हमारा शेड के अंदर रखा हुआ है, यानी हमारा वहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट का प्रभाव कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया आउटडोर के अंदर चांस ऑफ फायर इज लेस। चांस ऑफ फायर मतलब आग लगने की जो पॉसिबिलिटी है, चांस है, वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ हमारा ये इलेक्ट्रिकल एपरेटस कहाँ पे रखा हुआ, ओपन एटमॉस्फेयर में। ओपन एटमॉस्फेयर का मतलब यहाँ पर हमारा कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, एयर फ्लो होगा, जिसके कारण यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा रहेगा और हमारा
आग लगने की पॉसिबिलिटी, फायर होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जबकि हमारा इंडोर के अंदर चांस ऑफ फायर मोर होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के पास पर्याप्त चारों तरफ एयर नहीं मिलेगा, यहाँ पर हीट ज़्यादा हो सकता है और फायर लगने की, आग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो इंडोर के अंदर हमारा चांस ऑफ फायर इज मोर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आउटडोर के अंदर लिखा गया है ईजिली इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी इन्वायरमेंटल का जो हमारा प्रभाव है वो ज़्यादा होगा किस में, आउटडोर के अंदर। हमारा स्वाभाविक है कि इसके अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटडोर के अंदर हमारा जो अपैरेटस है, इक्विपमेंट है, वो सारा कहाँ पर रखा हुआ है, ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रखा हुआ। जब ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रखा हुआ इसका मतलब यहाँ पर बारिश भी हो सकती है, यहाँ पर और बर्फ़बारी भी हो सकती है, यह हमारा और दूसरा डस्ट भी आ सकता है। तो जितना भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो सारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट हमारा डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल apparatus पे पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल apparatus के फेलवर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। जबकि हमारा इंडोर सब स्टेशन के अंदर इन्वायरमेंट का इफेक्ट उतना नहीं होता, इट इज़ नॉट ईजिली इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी यहाँ पर वातावरण का, इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। यानी यहाँ पर शेड प्रोवाइड है, बिल्डिंग प्रोवाइड है, तो वर्षा का प्रभाव या हमारा बर्फबारी या और कोई प्रभाव हमारा डस्ट का, इस तरह का कोई प्रभाव हमारा इलेक्ट्रिकल apparatus पर नहीं पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिकल apparatus हमारा सुरक्षित रहेगा और फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट हमारा आउटडोर के अंदर लिखा गया पब्लिक सेफ्टी इज़ लेस। पब्लिक सेफ्टी मतलब हमारा किसी को शॉक लगने की, पब्लिक को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की इसके अंदर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सेफ्टी कम है। यानी कोई भी आदमी किसी भी इलेक्ट्रिकल apparatus के कांटेक्ट में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई शेड नहीं है, ओपन है, तो यहाँ पर हमारा पब्लिक सेफ्टी लेस होता है। जबकि इनडोर के अंदर हमारा पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर हमारा इनडोर रखा हुआ है, तो यहाँ पर शॉक लगने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लास्ट पॉइंट समझने का है, आउटडोर सब स्टेशन इज स्पेस रिक्वायर्ड लेस फॉर सेम रेटिंग, यानी आउटडोर सब स्टेशन का जो हमारा स्पेस, जगह चाहिए, वो कम चाहिए किसकी तुलना में, इंडोर के तुलना में। आप कहेंगे कि आउटडोर जो सब स्टेशन होता है वो तो बड़ा बड़ा होता है, जबकि इंडोर हमारा छोटा सब स्टेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सेम रेटिंग की बात कर रहे हैं। यदि 11 kV का कोई सब स्टेशन है, तो 11 kV के सब स्टेशन के लिए मान के चलिए इतना बड़ा हमको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, तो ये हमारे पास हमने ट्रांसफार्मर रख दिया आउटडोर के लिए, तो ये इतना जगह ले लिया। जबकि अगर सेम रेटिंग का हम इंडोर के लिए बनाएंगे तो एक तो हमारा जितना जगह था आउटडोर में उतना लेगा, उसके साथ साथ हमको यहाँ पर क्या करना होता है, बिल्डिंग बनाना होता है। तो अब देखिए इसका जगह क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इंडोर सब स्टेशन इज़ मोर स्पेस रिक्वायर्ड। क्यों स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसको, क्योंकि इंडोर में हमारा apparatus भी रखा हुआ होगा, और apparatus के साथ साथ हमारा यहाँ पर शेड प्रोवाइड करेंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा ये जगह यानी स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा करेगा। जबकि आउटडोर के अंदर हमको बाहर से कोई शेड प्रोवाइड नहीं करना होता है, इसीलिए इसका जगह स्पेस रिक्वायर्ड इसको क्या होता है, लेस होता है। तो ये आउटडोर और इनडोर सब स्टेशन की बात हो गई। नेक्स्ट जो हम पॉइंट बात करने जा रहे हैं वो सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ साइट फॉर सब स्टेशन, यानी किसी सब स्टेशन को आपको बनाना है, इंस्टॉल करना है, तो उससे पहले आपको क्या क्या देखना है, यानी सिलेक्शन करते समय साइट के हम लोग को क्या क्या पॉइंट देखना होता है। पहले जिस तरह अगर हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाते समय भी हम बहुत सारा फैक्टर चेक करते हैं, यानी कि जिस जगह पर हम घर बना रहे हैं अपना, वहाँ पर हमारा सारे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, वाटर फैसिलिटी है, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, हमारा हॉस्पिटल फैसिलिटी है या नहीं, एजुकेशन वहाँ पर सिस्टम सही है नहीं, वो सारी फैसिलिटी हम देखते हैं। उसके बाद अपना घर हम बनाते हैं। तो उसी आधार पर अगर हमको सब स्टेशन इंस्टॉल करना, सब स्टेशन बनाना, तो हमको साइट को सेलेक्ट करना होगा और फिर हम सब स्टेशन बनाएंगे। तो सब स्टेशन बनाने से हम क्या क्या पहले देखेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो देखना होगा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, यानी हम सब स्टेशन को ऐसी जगह पर नहीं बनाएंगे जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो उसका एटमॉस्फेयर हमारा सब स्टेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब स्टेशन पर प्रभाव पड़ेगा कि हमारा सब स्टेशन के अंदर जो इक्विपमेंट रखा हुआ है उसके फेलवर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सपोज़ अगर हम मान के चलते इंसुलेटर रखा हुआ है, तो यदि इंसुलेटर है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, डस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पूरा डस्ट जम जाएगा। और यहाँ पर मान के चलिए कोई कंडक्टर है
तो यहाँ पर टावर या कंडक्टर के बीच में हमारा फेलवर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी लाइन टू अर्थ हमारा फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस कारणवश हम लोग यदि जहाँ पर भी सब स्टेशन हमको बनाना है उस सब स्टेशन के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कम से कम हो। दूसरा जो चीज़ हमको देखना है वो सिलेक्शन के समय हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को साइट के ऊपर पहुंचाना होगा, साथ ही साथ हमारा स्टाफ भी आसानी से वहां पर पहुंच सके। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारा पर्याप्त होना चाहिए, यानी रोड या रेल के माध्यम से हमारा जिस जगह पर हमको सब स्टेशन बनाना है वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए। तो दूसरा टर्म हमको देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है। जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगा वहीं पर हम सब स्टेशन को इंस्टॉल करेंगे। तीसरा जो पॉइंट देखना हमको टाइप ऑफ सब स्टेशन, ये सब स्टेशन किस तरह का है, स्टेप अप सब स्टेशन है या स्टेप डाउन सब स्टेशन। स्टेप अप है तो कहाँ पर हम बनाएंगे, जनरेटिंग स्टेशन में बनाएंगे, और स्टेप डाउन है तो हम कहाँ पर बनाएंगे, रिसीविंग स्टेशन पर। तो हमारा सब स्टेशन किस प्रकार का है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, उसी के आधार पर हम उसका लोकेशन तय करते हैं। इसको जनरेटिंग स्टेशन पर इसको लोकेट कराना है या रिसीविंग स्टेशन पर, यह डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सब स्टेशन किस प्रकार का है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको देखना है साइट सिलेक्शन के अंदर वो अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल थिंग ऑफ स्टाफ, यानी सब स्टेशन के अंदर जो स्टाफ है, इंजीनियर है, उसके लिए पर्याप्त सुविधा अवेलेबल है या नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी जंगल में जाकर सब स्टेशन बना दिया जहां पर हमको मेडिकल फैसिलिटी स्टाफ के लिए नहीं है या वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी उनके बच्चों के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ सब स्टेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो हम सब इंस्टॉल करने से पहले देखेंगे जो सब स्टेशन हम बना रहे हैं वहाँ पर हमारे स्टाफ के लिए पर्याप्त फैसिलिटी है या नहीं है। और लास्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, ड्रेनेज फैसिलिटी। ये ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। वॉशिंग मशीन के अंदर भी ऑप्शन होता है, देखा होगा आप लोग, ड्रेन करने का। तो ड्रेन जब ऑप्शन पे कीजिएगा तो वाटर सारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए, यानी जो हमारा सब स्टेशन है, अगर मान के चलिए ओपन सब स्टेशन हमारा आउटडोर सब स्टेशन है, तो यहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटी का मतलब अगर वर्षा हो रही है तो यहाँ पर वर्षा का पानी, यहाँ पर वर्षा जमाव नहीं होना चाहिए, यानी वाटर यहाँ पर इजीली बाहर निकल सके, इस तरह का हमारा फैसिलिटी होना चाहिए। या अगर मान लेते हैं इंडोर सब स्टेशन है तो हमारा ट्रांसफार्मर या इस तरह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा हुआ है, तो जिस बिल्डिंग के अंदर ये apparatus रखा हुआ है यहाँ पर एयर बाहर आसानी से निकल सके। अगर एयर बाहर निकल जाएगा तो हमारा कूलिंग यहाँ पर इफेक्ट पर्याप्त होगा, यानी एयर ड्रेनेज हमारा होना चाहिए। तो ड्रेनेज फैसिलिटी का मतलब वाटर ड्रेनेज भी हो सकता है या एयर ड्रेनेज भी। तो ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट यहाँ पर रखा हुआ वो हमारा पर्याप्त काम कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। आई होप आपको इंडोर आउटडोर सब स्टेशन समझ में आया होगा और सिलेक्शन ऑफ साइट समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।